नमस्कार, न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घिरने के बाद ड्रैगन काफी बुरी तरह से डर गया है। लिहाजा लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो को जारी करके अपनी ताकत का एहसास करने में जुटा हुआ है। ड्रैगन की बर्बादी का रोड हो गया है तैयार। और कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मास्टर स्ट्रोक चीन पर भारी पड़ने वाला है। बॉर्डर पर भारत चीन तनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप देखिए न्यूज टॉप 9 यलगार एट एलएसी में। चीन सोशल मीडिया पर लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। एक ट्वीट के जरिए उसने गोबी मरुस्थल में अपने टैंक और मिसाइलों की शक्ति दिखाने की कोशिश की है। वो बता रहा है कि दिन हो या रात हर वक्त नजर रख रहा है। वो रात में भी निशाने साध सकता है। चीन और मंगोलिया स्थित गोबी मरुस्थल के बारे में बताया जाता है कि यहाँ का तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। चीन ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो में अपनी पीएलए कमांडरों को युद्धाभ्यास करते हुए दिखाया है। हवा में मार करने वाली मिसाइल के जरिए वो अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। पीएलए की आर्टिलरी ड्रिल का ये वीडियो भी गोबी रेगिस्तान का ही है। भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर चुका है। बॉर्डर रोज ऑर्गेनाइजेशन ने मनाली से लेह को जोड़ने वाला 280 किलोमीटर लंबा मार्ग लगभग बना लिया है। इससे इस दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे की बचत होगी। इस रास्ते से आसानी से सैनिकों को रसद और हथियार पहुंचाए जा सकेंगे और पूरे साल आवागमन जारी रहेगा। अपनी विस्तारवादी नीतियों और तमाम मोर्चों पर दुनिया भर में घिरे चीन ने भारत के खिलाफ एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। उसके सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने फर्जी आशंका जताई है कि भारत सर्दियों में उसके खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है, क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए दबाव में है। एलएसी पर सीमा विवाद के बीच चीन अपनी दोहरी चाल से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ जहां चीनी सरकार शांति का दिखावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वहां की सरकारी मीडिया उकसावे वाला बयान दे रही है। चीनी सरकार का भोंपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत को खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि युद्ध की स्थिति में भारत के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। मॉस्को में एससीओ की बैठक में भाग लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अचानक ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए। राजनाथ सिंह ने इस दौरे की सूचना खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने इस दौरान ईरानी समकक्ष से भी मुलाकात के कार्यक्रम की जानकारी दी। चीन से हालिया तनाव के बीच ईरान दौरे पर भारत के रक्षा मंत्री का पहुंचना रणनीतिक लिहाज से भी काफी अहम माना जाता है। मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य एशिया के देशों उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और डिफेंस डील पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने इन देशों के साथ मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों की वकालत की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। लद्दाख में भारत के रणनीतिक जवाब से चीन बुरी तरीके से फंस गया है। एलएसी के अतिक्रमण के बाद वो खुद को बालू के दलदल में फंसे जैसी स्थिति में पा रहा है। ये बात यूरोप के थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने कही है। संस्था के अनुसार इस विवाद में भारत ने पैंगोंग त्सो समेत कई ऊंचाई वाले हिस्सों में अपनी स्थिति मजबूत की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर मोदी सरकार को क्या हिदायत दी है। चीन और पाकिस्तान की हर चाल से जुड़ी इस वक्त की 9 सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं, न्यूज टॉप 9 चीन पाक साजिश में आप देखिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि भारत गलती न करे। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उठाना जारी रखेगा, क्योंकि कश्मीर एक ग्लोबल इशू है और भारत कश्मीरियत का गला घोट रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान कश्मीर को लेकर हर फोरम पर अपनी आवाज उठाता रहेगा। दुनिया में पाकिस्तान की एक और बड़ी फजीहत होनी तय है। उसके पाले पोसे गए आतंकी सैयद सलाउद्दीन से जुड़ा सनसनीखेज दस्तावेज सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि उसके तार सीधे आईएसआई से जुड़े हैं। पाकिस्तानी खुफिया निदेशालय की ओर से जारी दस्तावेज में कहा गया है कि वो आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियां चलाता है। भारत के खिलाफ साजिश में जुटा पाकिस्तान अपने घर की आवाज दबाने के लिए हत्याएं करने में जुटा है। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शाहीना शाहीन की बलूचिस्तान के केच जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लैंगिक समानता की समर्थक शाहीना को महिला सशक्तिकरण के लिए अभियान चलाने के लिए जाना जाता था। चीन के ग्लोबल टाइम्स से प्रकाशित एक रिपोर्ट के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ऐसा क्यों है कि चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या फिर आतंकवादी हो, ये सब लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर कहा था कि चीन से जारी तनाव के बीच कांग्रेस के ताबड़तोड़ हमलों से बीजेपी और मोदी भारी दबाव में है। एलएसी पर तनाव के बीच बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। स्वामी ने कहा है कि चीनी विदेश मंत्री से होने वाली बैठक रद्द हो। चीन गलती मानने को राजी नहीं है तो फिर बैठक क्यों? बैठकों से चीन नहीं मानने वाला है।
एलएसी पर तनातनी के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हिमालय पर जंग के लिए चीन तैयारी में जुटा है। खबर है कि चीन ने बॉर्डर पर SZ-10 एंटी टैंक मिसाइल तैनात किए हैं। चीन ने भारत के T-90 भीष्म टैंक के जवाब में अपने SZ-10 एंटी टैंक मिसाइल तैनात किए हैं। बॉर्डर पर दोनों देशों के टैंक एक दूसरे के रेंज में है। चीन अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करते हुए अब अंतरिक्ष से हमला करने की तैयारी में है। वो अपने रोबोट, सैटेलाइट, जैमर और किलर मिसाइलों की मदद से संचार प्रणाली को ठप करने की कोशिश में लगा हुआ है। अमेरिका ने इस बारे में 200 पन्ने की एक रिपोर्ट यूएस कांग्रेस को सौंपी है। इसमें कहा गया है कि चीन अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइट्स मार गिरा सकता है। दुनिया को महामारी के संकट में ढकेलने वाला चीन अपनी ताकत मजबूत करने में जुटा है। उसने रियूसेबल तकनीक के इस्तेमाल में पहली सफलता हासिल कर ली है। जानकारी के अनुसार चीन ने जियुकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है। हालांकि ये किस मिशन का हिस्सा है, इसका भी खुलासा नहीं किया गया। भारत ने अब उत्तराखंड बॉर्डर पर भी चीन को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। भारत ने लिपुलेख तक जाने के लिए नई सड़क बनाई है, जिससे चीन के किसी भी हिमाकत करने पर इंडियन आर्मी लिपुलेख तक आसानी से पहुंच सकेगी और सही वक्त पर मुंहतोड़ जवाब दे सकेगी। वहीं लिपुलेख के पास तकलाकोट में भी चीन सड़क बनाने की तैयारी तेज कर रहा है। और अब खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई। रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं सुशांत के स्टाफ रहे दीपेश सावंत की भी कोर्ट में पेशी हो रही है। दीपेश का बयान रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सुशांत केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों के लिए आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 सुशांत को इंसाफ में। रिया चक्रवर्ती पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए घर जाकर समन दिया था। रिया भी एनसीबी ऑफिस नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने उनसे पूछा था कि वो टीम के साथ दफ्तर चलेंगे या फिर खुद से आएंगी। रिया ने खुद से आने को चुना। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि अगर रिया दफ्तर नहीं आती है तो उनके पास अन्य ऑप्शन मौजूद है। सुशांत सिंह के घरेलू सहायक रहे दीपेश सावंत को एनसीबी ने कोर्ट में पेश करने के लिए पहले मेडिकल टेस्ट करवाया। दीपेश का कोरोना टेस्ट भी हुआ है। दीपेश सावंत को ड्रग्स खरीदने और उसके लेन देन के मामले में गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने अभी तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें दीपेश के अलावा शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा भी शामिल है। ड्रग्स केस में अपने बेटे शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने तंज कसने के अंदाज में कहा, बधाई इंडिया, आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुझे यकीन है कि अगला नंबर मेरी बेटी का है और नहीं पता कि उसके बाद किसकी बारी आएगी। आपने एक मिडिल क्लास परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन हाँ, न्याय के नाम पर सब कुछ जायज है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को मुंबई की एक अदालत ने 9 सितंबर तक एनसीबी रिमांड में भेज दिया है। अब दोनों से रिमांड में ड्रग्स के तार कहां-कहां से जुड़े हैं, ये एनसीबी पता लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक पहले ही दोनों ड्रग्स मंगवाने की बात मान चुके हैं। दूसरी तरफ ड्रग पैडलर कैजान इब्राहिम को जमानत मिल गई है। सीबीआई ने कल सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। मीतू ही सुशांत के साथ रिया के 8 जून को घर छोड़ने से लेकर मौत के एक दिन पहले तक 13 जून तक की थी। मीतू के साथ सीबीआई ने सुशांत के फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और केशव से भी सीबीआई ने लंबी पूछताछ की। सीबीआई ने मीतू से 8 से 13 जून के बीच क्या क्या हुआ, इसको लेकर सवाल जवाब किए। कल सीबीआई एक बार फिर बांद्रा में सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची। सीबीआई की टीम के साथ सुशांत की बहन मीतू सिंह, एम्स के डायरेक्टर सुशांत के कुक नीरज, केशव और उनके साथ फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी भी थे। सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची। इससे पहले भी सीबीआई की टीम कई बार क्राइम सीन को रिक्रिएट कर चुकी है। सुशांत के इसका सच पता लगाने में जुटी सीबीआई ने कल सुशांत और रिया के दोस्त रही स्मिता प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया था। स्मिता ने सुशांत को लेकर कई अहम जानकारियां सीबीआई को दी हैं। स्मिता ने कहा, सुशांत जैसा शख्स खुदकुशी कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, सीबीआई की जांच सही दिशा में चल रही है और सच जल्द सामने आएगा। शिवसेना नेता संजय राउत के एक बेहद आपत्तिजनक बयान पर कंगना ने पलटवार किया है। कंगना ने ट्वीट में कहा कि साल 2008 में मूवी माफिया ने मुझे एक साइको घोषित किया। इतना ही नहीं, 2016 में उन्होंने मुझे एक चुड़ैल कहा। 2020 में महाराष्ट्र के एक मंत्री ने मुझे और खिताब दे दिया। इन सभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने कहा कि सुशांत की हत्या के बाद मैं मुंबई में सेफ महसूस नहीं करती। फेक अकाउंट के जरिए कंगना रनौत को समर्थन देने के मामले में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। राज ठाकरे की फेक अकाउंट से शिवसेना नेता संजय राउत को चुनौती दी गई थी। राज ठाकरे ने एफआईआर में कहा है कि उनके अलावा परिवार के कई लोगों के फेक अकाउंट बनाए गए हैं, जिसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। यूपी के एक विधायक यौन शोषण के मामले में फंस गए हैं। बाहुबली अतीक अहमद की केस डायरी गायब होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ और जालंधर में आखिर किसे लग रहा है हनुमान की मूर्ति से डर। इसके अलावा देश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज़ टॉप 9 राष्ट्र में आप देखिए।
अल्मोड़ा के द्वारहाट असेंबली सीट से बीजेपी एमएलए महेश नेगी पर लगे यौन शोषण मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि महेश नेगी पर रेप और उनकी पत्नी रीता नेगी पर पैसे लेकर प्रमोशन देने का आरोप लगा है। इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट ने नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बाहुबली अतीक अहमद के केस से जुड़े कई अहम फाइलें धूमनगंज थाने से गुम हो गई हैं। अतीक अहमद से जुड़े कई अहम मुकदमों की केस डायरी गुम होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब में एक बार फिर खालिस्तानी गैंग के सक्रिय होने का इशारा मिला है। जालंधर में एक परिवार को खालिस्तानी समर्थकों ने धमकी दी है। घर से भगवान हनुमान की तस्वीर हटाने की धमकी दी गई है। सीसीटीवी में दोनों खालिस्तानी समर्थक की तस्वीरें कैद हो गई हैं। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में किशन गंगा नदी से 2 आतंकियों के शव बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान तुलेल इलाके से आतंकियों के शव के पास से 2 AK-47, 4 मैगजीन, 1 पिस्टल, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकी पिछले साल से घर से लापता थे और आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गए थे। भारत में 24 घंटे में 90,600 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। ये अब तक एक दिन में मिले सबसे ज्यादा नए केस हैं। 24 घंटे में 1044 लोगों की मौत हो गई। भारत में 41,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 8,61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक करीब 71,000 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 77% से ज्यादा है। यूपी में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। उन्नाव में एक शख्स नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर ले भागा। परिजनों की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिवार को आरोपी की तरफ से अलग अलग फोन नंबर से जान मारने की धमकियां दी जा रही हैं। एसपी के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन लड़की का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के भीलवाड़ा के केसरपुरा मोड़ के पास दर्दनाक हादसा हुआ। NH-27 पर हुए इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेलर की टक्कर से वैन के परखच्चे उड़ गए और वैन में आग लग गई। मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में रथ में भयंकर आग लग गई। आग देर रात लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पूर्वी गोदावरी जिले के अंटारवेडी के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के रथ में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया है। अच्छी बात है कि रथ के अलावा किसी तरह की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी है। कारोबार में आसानी के मामले में यूपी ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए 12वें पायदान से छलांग लगाकर दूसरे पर पहुंचा, जबकि दूसरे पायदान पर काबिज तेलंगाना तीसरे नंबर पर पहुंच गया। कारोबार में आसानी मामले में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर ही बरकरार है। दूसरे पर यूपी, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर MP और 5वें पर झारखंड है। बिहार में बेखौफ अपराधी बेबस पुलिस। ग्रेटर नोएडा में कैसे हुई कुख्यात अपराधी अज्जू की गिरफ्तारी। कहां पर बेनकाब हुआ नकली नोट छापने वाला गैंग। राज्यों की इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 राज्य में आप देखिए। पटना में अपराधियों का तांडव बढ़ गया है। 12 घंटे के भीतर पटना सिटी स्थित अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ इलाके में अपराधियों ने एक और युवक को जमकर पीटा और उसके बाद उसकी चाकू गोद कर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मृतक विकास जनता फ्लैट में अपनी एक नई दुकान का काम करवाने जा रहा था। पूरी वारदात CCTV में रिकॉर्ड है, जिसके आधार पर अपराधियों की पहचान जारी है। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराधी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, सीवान के बाद आरा में भी नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। जगदीशपुर इलाके में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गांव के ही 4 लड़कों ने अगवा करके गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी, जबकि मौका देखकर एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 को पैर में गोली मारी। पुलिस के मुताबिक ये लुटेरे हैं जो सेक्टर 39 महामाया फ्लाईओवर के नीचे लूट में भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ऑटो सवार से मोबाइल और पैसे लूटकर भाग रहे बदमाश पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। सूरजपुर के पास मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश अजय उर्फ अज्जू पकड़ा गया, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पकड़ा गया बदमाश पहले भी ऐसे कई लूट को अंजाम दे चुका है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। शीतला माता मंदिर के पास एक युवक से भारी मात्रा में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, जिसकी पहचान खरगोन निवासी जुबेर मंसूरी के रूप में की गई है। उसके पास से 12 पिस्टल और 4 जिंदा राउंड बम बरामद किए गए हैं। इस बीच 16 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। नोएडा में बिजनेसमैन गौरव चंदेल की हत्या के मुख्य आरोपी प्रवीण उर्फ आसू को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरव चंदेल की हत्या के बाद से फरार चल रहा मिर्ची गैंग का सरगना प्रवीण भेष बदलकर विले पारविल के प्रेमनगर इलाके में रह रहा था। यूपी क्राइम ब्रांच की निशानदेही पर मुंबई पुलिस ने प्रवीण उर्फ आसू को गिरफ्तार कर उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया है।
दिल्ली के जीजीबी एन्क्लेव इलाके में बदमाशों ने किन्नरों के गुरु एकता जोशी की गोली मारकर हत्या कर दी। रात 9 बजे के करीब जैसे ही एकता जोशी अपने घर पर पहुंची, घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गए। एकता जोशी को 3 गोलियां लगी, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में की जा रही नकली नोटों की तस्करी के मामले का पर्दाफाश करते हुए 4 नोट तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1,34,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। साथ ही 20,000 के अर्धनिर्मित नकली नोट बनाने में काम आने वाले लोहे का फ्रेम, स्याही, कटर, स्कैनर, प्रिंटर भी बरामद किया है। नासिक में 7 फीट का एक अजगर मिला, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। सतपुड़ा परिसर इलाके में अजगर मिलने की खबर आग की तरह फैली, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांव वालों ने अजगर को वन विभाग को सौंप दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।